नवोदय क्रांति प्रस्तुत करते हैं ऑनलाइन क्लास। सभी को मेरा नमस्कार। आदरणीय अध्यापक साथियों, अभिभावक बंधु और प्यारे बच्चों, नवोदय क्रांति के ऑनलाइन सेशंस में आप सभी का स्वागत है। मैं सुनीता, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुरथल अड्डा सोनीपत भूगोल प्रवक्ता, आज आपके समक्ष भूगोल का एक टॉपिक लेकर प्रेजेंट हूँ। तो आज हमारा टॉपिक है 12th क्लास की ज्योग्राफी का और टॉपिक का नाम है जनसंख्या संगठन, पॉपुलेशन कंपोजिशन, राइट। तो शुरू करते हैं हम जनसंख्या संगठन। आई होप यू ऑल आर गुड एट होम एंड यू आर एंजॉयिंग योर स्टडीज। आप अपनी स्टडी एंजॉय कर रहे होंगे और बिल्कुल सही होंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले वॉइस की क्लैरिटी और विजिबिलिटी के बारे में जानना चाहूंगी। साथ ही जो ऑनलाइन जुड़ चुके हैं वो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, बता दें कि इज इट राइट और नॉट। ओके, थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर पॉपुलेशन कंपोजिशन, जनसंख्या संगठन। प्यारे बच्चों, टॉपिक है हमारा 12th क्लास की ज्योग्राफी का टॉपिक है और ये हमारा थर्ड लेसन है, पॉपुलेशन कंपोजिशन, जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन, इस चैप्टर में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? जनसंख्या का संगठन कैसे होता है। तो जनसंख्या क्या क्या पढ़ेंगे वो हम नोट डाउन कर लेते हैं। जनसंख्या संगठन क्या है, फिर उसमें आगे हम करेंगे लिंगानुपात, फिर हम करेंगे आयु संरचना, लिंगानुपात के कारण करेंगे, साथ साथ आयु संरचना कैसे प्रभावित करती है वो करेंगे, फिर हम करेंगे आयु लिंग पिरामिड। क्या करेंगे आप नोट कर लेना कि हमने आज करना क्या है, क्योंकि हमें जहां जाना है वो डायरेक्शन हमें पता होनी चाहिए ना। आयु लिंग पिरामिड, फिर हम करेंगे साक्षरता, इसके साथ ही हम करेंगे ग्रामीण नगरीय, ग्रामीण और नगरीय संयोजन या संगठन, ग्रामीण और नगरीय संगठन, व्यावसायिक संरचना, व्यावसायिक संरचना और इसका प्रभाव क्या पड़ता है, यानी अर्थव्यवस्था पर ये सब क्या प्रभाव डालते हैं। तो आज हमें ये पाठ करने वाले हैं जनसंख्या संगठन, लिंगानुपात, आयु संरचना, आयु लिंग पिरामिड, साक्षरता, ग्रामीण नगरीय संगठन, व्यावसायिक संरचना और उसका प्रभाव क्या है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं जनसंख्या संगठन क्या होता है। जैसे हम हवा को देखते हैं बच्चों, हवा का संगठन क्या है? कोई भी चीज जिन तत्वों से मिलकर बनी होती है उसको हम उसका संगठन कहते हैं, कंपोजिशन कहते हैं। अगर हम वायुमंडल को देखें तो वायुमंडल का संगठन क्या है? इसमें क्या क्या पाया जाता है? अनेक प्रकार की गैसें, जलवाष्प, धूलीकण, जलकण इत्यादि इसमें पाए जाते हैं। तो वो क्या है? वायुमंडल का संगठन। उसी प्रकार अगर हम अपने मानव शरीर को देखें तो इसमें क्या है? मांस है, जल है, ऑक्सीजन है, इन सभी से मिलकर हमारा शरीर बना है। तो इसको हम क्या कहते हैं? संगठन। क्लियर? तो अब क्वेश्चन रेस होता है हमारे आगे कि जनसंख्या संगठन क्या है। आई होप यू नोट डाउन दिस। जनसंख्या संगठन क्या है, वन बाय वन हम लेकर इसको आगे प्रोसीड करते हैं। तो आप नोट डाउन करते रहना साथ साथ। जनसंख्या संगठन क्या है? जिन तत्वों से मिलकर किसी भी अपक्षेत्र की जनसंख्या बनी होती है। जैसे कौन से तत्व? कल हमने किया था ना चैप्टर, जनसंख्या वितरण और घनत्व किया था ना। तो उसी से वो क्या है, कहाँ अधिक पाई जाती है। जनसंख्या में क्या पुरुष भी हैं और स्त्रियां भी हैं, बच्चे भी हैं, युवा भी हैं और वृद्ध व्यक्ति भी हैं। कुछ लोग गांव में रहते हैं, कुछ शहरों में भी रहते हैं, कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, कुछ कम पढ़े लिखे भी हैं, और कुछ लोग कृषि करते हैं, कोई उद्योग करते हैं, मजदूरी करते हैं। तो अलग अलग कार्य करते हैं, पर वो किसका पार्ट है सारा? जनसंख्या का। तो यही सब विशेषताएं जिनको हम कहते हैं बच्चों क्या? कल का चैप्टर याद होगा ना आपको, जनांकीय विशेषताएं। तो जनसंख्या की जो जनांकीय विशेषताएं हैं जिनसे मिलकर
कोई भी या किसी भी अक्षेत्र की जनसंख्या बनी होती है उसको हम जनसंख्या संगठन कहते हैं। क्लियर? तो इसके बेस पर क्या क्या विशेषताएं आती हैं? इज इट क्लियर टू यू? ओके, तो पहली विशेषता, अब इसमें क्वेश्चन हमारा क्या आया, जनसंख्या संगठन क्या होता है और जनांकीय विशेषताएं क्या है। अब क्वेश्चन आ जाता है कई बार, जनरली हमसे पूछ लेते हैं, है ना, कि जनांकीय विशेषताएं बताइए, जनसंख्या की प्रमुख विशेषताएं बताइए। अरे बेटा, सारी जनांकीय विशेषताएं जनसंख्या की विशेषताएं हैं जो हम चैप्टर में अभी पढ़ेंगे, तो हम उनका एक पॉइंट सब में से निकाल लेंगे। ठीक है, तो कैसे वो हम देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आ गया हमारा लिंगानुपात। अभी हमने किया कि जनसंख्या की एक प्रमुख विशेषता है पुरुष और स्त्री, यानी जनसंख्या में पुरुष जनसंख्या भी होती है और स्त्रियां भी होती है। तो जनसंख्या में जो पुरुष और स्त्री जनसंख्या, यानी पुरुष और स्त्रियों की संख्या के बीच जो अनुपात होता है उसको हम कहते हैं लिंग अनुपात। क्या कहते हैं? पुरुष और स्त्रियों के बीच जनसंख्या के अनुपात को पुरुष स्त्री अनुपात, स्त्री पुरुष अनुपात या लिंग अनुपात कहा जाता है। ठीक है, इसे किस में व्यक्त करते हैं बच्चों? प्रति हजार में व्यक्त किया जाता है। क्यों किया जाता है? अब इसकी परिभाषा हम और परिष्कृत रूप में करते हैं। प्रति हजार पुरुषों पर, यानी प्रति हजार पुरुषों पर, नोट डाउन करते रहना, पर स्त्रियों की संख्या, किसकी संख्या? प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। किसी भी अक्षेत्र में प्रति हजार पुरुषों पर कितनी स्त्री है उस संख्या को हम लिंग अनुपात कहते हैं। इसलिए इसे प्रति हजार के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अगर हम इसको फॉर्मूले से निकालें तो कैसे निकालेंगे? नोट डाउन करना, लिंग अनुपात को अगर हम फॉर्मूले से निकालें तो कैसे निकालेंगे? कुल जनसंख्या में स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुना 1000। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लिंग अनुपात ज्ञात करने का सूत्र। ठीक है, जहां पर प्रति हजार पुरुषों, इसको रख कर देती हूँ, जहां पर प्रति हजार पुरुषों की संख्या स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा होती है तो वहां लिंग अनुपात स्त्रियों के पुरुषों के पक्ष में होता है। जैसे अगर हम औसत लिंग अनुपात देखते हैं पूरे विश्व का, तो वो हमारा है 990 स्त्रियां। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? प्रति हजार पुरुषों पर 990 स्त्रियां। ठीक है, इसमें भी भिन्नता पाई जाती है। अब कहीं पर ये अधिक तो कहीं पर कम है। जैसे विकासशील देश हैं, जैसे एशिया महाद्वीप के हैं, अफ्रीका के हैं या दक्षिणी अमेरिका के हैं, इन महाद्वीप के देशों में लिंग अनुपात स्त्रियों के विपक्ष में है। विपक्ष का मतलब प्रतिकूल है, यानी यहाँ पर कुल जनसंख्या में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की अपेक्षा कम है। अगर हम अपने भारत का लिंग अनुपात देखें तो केरल को छोड़कर बाकी लिंग अनुपात पुरुषों की तुलना में काफी कम है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रतिकूल लिंग अनुपात। और अनुकूल का मतलब क्या होता है? अनुकूल का मतलब होता है कि जहां पर स्त्रियों की संख्या ज्यादा और पुरुषों की कम होती है। जैसे अगर हम केरल का देखें तो 1000 अनुपात 1000, 40 अनुपात 1000, यानी 1000 पुरुषों पर 1040 स्त्रियां हैं। तो ये क्या हो गया? अनुकूल लिंग अनुपात। लेकिन अब क्वेश्चन रेस होता है, आपके माइंड में भी आ रहा होगा कि ये लिंग अनुपात हम क्यों जाने, क्यों जरूरी होता है? तो किसी भी अक्षेत्र की जनसंख्या जब पुरुष और स्त्री से मिलकर बनी होती है तो वहां की सामाजिक सांस्कृतिक संरचना, आर्थिक विकास को जानने के लिए लिंग अनुपात का होना आवश्यक होता है। ठीक है, यह हमारी जन्म दर को, अन्य प्रकार की जनसांख्यिकीय विशेषताओं को भी प्रभावित करता है। ठीक है, जिन समाजों में, अब इसका कारण आगे क्या आ गया? लिंग अनुपात के, आप नोट कर रहे हो ना साथ साथ, नोट कर लेना, लिंग अनुपात को प्रभावित करने वाले कारक।
अब वो कौन कौन से हैं, हमें सभी को पता है क्या है। कन्या भ्रूण हत्या, जन्म से पहले गर्भ में ही भ्रूण का परीक्षण करा लेना, गर्भपात करा देना, स्त्रियों के प्रति सामाजिक उपेक्षा का रवैया, है ना, और छोटी आयु में विवाह कर देना विकासशील देशों में ज्यादा है। लिंग अनुपात प्रतिकूल है तो छोटी आयु में विवाह कर देना, जिससे छोटी ही उम्र में मातृत्व का भार उठाना पड़ता है और शारीरिक विकास न होने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और क्या है, सामाजिक उपेक्षित रवैया, स्त्रियों का यद्यपि आज बहुत विकास हुआ है लेकिन फिर भी स्त्री और पुरुष की साक्षरता में भिन्नता पाई जाती है, तो इसलिए पुरुष स्त्री अनुपात यानी लिंग अनुपात अधिकतर विकासशील देशों में प्रतिकूल है तो विकसित देशों में अनुकूल है। एक और कारण भी है कि जब गांव से स्त्रियां शहरों की ओर आती हैं तो वो कम आती है, तो नगरीय जनसंख्या में जो लिंग अनुपात की भिन्नता पाई जाती है यानी पुरुष अधिक स्त्रियां कम, तो वो क्या कारण है बच्चों, उसका मुख्य कारण है रोजगार के कारण पुरुष जनसंख्या गांव से शहरों की ओर प्रवास करती है, स्त्री जनसंख्या प्रवास कम करती है। अधिकतर विकासशील देशों में जो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होती है उस अर्थव्यवस्था में स्त्रियां अधिकतर घर और खेती के कार्य में सहभागिता दर्ज कराती हैं। इसको क्या कहते हैं, आगे भी आएगा ये अभी, सहभागिता दर, नोट डाउन कर लेना, सहभागिता दर यानी कार्यशील जनसंख्या में कुल जनसंख्या में कितनी कार्यशील जनसंख्या है और उसमें पुरुष स्त्री का अनुपात कितना है। तो कार्यशील जनसंख्या में सम्मिलित पुरुष स्त्री अनुपात को, कार्य करने वालों को, जिससे अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है उसको हम कहते हैं सहभागिता दर। इज इट क्लियर? तो अब इसमें ध्यान रखना, सबसे अधिक लिंग अनुपात किसका है, सबसे अधिक लिंग अनुपात लेटविया का, एक बिल्कुल नया छोटा सा देश है लेटविया, उसका लिंग अनुपात सबसे अधिक है जो 1000 से भी ज्यादा का लिंग अनुपात है, और वो लिंग अनुपात कितना है, वो लगभग सबसे अधिक 1067 के आसपास है। ठीक है, और सबसे कम है यूएई, यूएसए नहीं, यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, यूनाइटेड, या इसको आप लिख सकते हो संयुक्त अरब अमीरात, यहाँ पे तो लगभग 467 के आसपास स्त्रियां हैं प्रति 1000, है ना। तो वैसे ही राष्ट्रीय स्तर पर भी भिन्नता है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका का है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के देश है, यूरोप के देश है, उन देशों में लिंग अनुपात स्त्रियों के अनुकूल है, मतलब 1000 से ज्यादा स्त्रियां हैं। तो विकासशील देश जैसे एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के देशों में लिंग अनुपात पुरुषों की तुलना में स्त्रियों का कम है यानी उनके प्रतिकूल है। क्लियर? जिसके कारण हमने किया, तो ये हमने एक पार्ट अभी किया, लिंग अनुपात क्या है या आयु लिंग संरचना क्या है। दूसरे की ओर हम बढ़ते हैं, लिंग संरचना तो हमने कर ली, दूसरा है हमारा आयु संरचना। संरचना का मतलब समझ रहे हो, किन किन चीजों से मिलकर बनी है। तो आयु संरचना, आयु मतलब अब आप देखो हमारी जनसंख्या में छोटे बच्चे भी हैं, 0 से 4 वर्ष के, 5 के भी हैं, फिर अब स्कूल आ जाते हैं तो 7 से 14-15 वर्ष की आयु के बच्चे भी हैं, 16 साल तक, उसके बाद बूढ़े व्यक्ति भी हैं, है ना। तो जनसंख्या का आयु वर्गों के अनुसार विभाजन, आयु वर्गों के अनुसार विभाजन, जनसंख्या का, समझ आ रहा होगा, वॉइस ठीक है, आयु विभिन्न आयु वर्गों के अनुसार विभाजन कहलाता है आयु संरचना। जैसे 0 से 14 वर्ष, और यहां मैं लिख देती हूँ 15 से 59 वर्ष, ठीक है, और 60 वर्ष से अधिक, या इसको हम ऐसे कर लेते हैं 60 वर्ष से अधिक। ये मुख्य रूप से 3 वर्ग हो गए। क्योंकि ये वर्ग, क्योंकि इनकी अर्थव्यवस्था में क्या भागीदारी है, इनकी क्या आर्थिक विकास में इनका योगदान है, उसके आधार पर मुख्यतः 3 वर्ग किए। तो आयु संरचना, जनसंख्या का आयु वर्गों के अनुसार विभाजन क्या कहलाता है, आयु संरचना। क्लियर हो गया?
अब विभिन्न आयु वर्ग है, जैसे 0 से 10 वर्ष 14 वर्ष में क्या आता है, बाल वर्ग। अगर हम इसको इस प्रकार से कर ले तो 0 से 14 का वर्ष का आयु वर्ग, और 60 वर्ष से अधिक में कौन आते हैं, वृद्ध व्यक्ति आते हैं, है ना। तो ये दोनों ही क्या कोई कार्य करते हैं, नहीं करते ना, किस पर आश्रित रहते हैं। जैसे बच्चे अपने माँ बाप पर रहते हैं और बूढ़े अपने बच्चों पर रहते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, आश्रित वर्ग या आश्रित जनसंख्या। और ये क्या है, कमाने वाले हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, अर्जक जनसंख्या। क्या कहते हैं, अर्जक जनसंख्या। इस आश्रित जनसंख्या को हम अनु उत्पादक, यानी ये थोड़ा बहुत अपना काम तो कर लेते हैं लेकिन कोई विशेष उत्पादक कार्य नहीं करते, तो इसको हम अनुत्पादक वर्ग और इसको उत्पादक वर्ग या जनसंख्या भी कहते हैं। वैसे ही और देखें तो इसको हम, बेटा ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है जो हमें पता होना चाहिए। अक्रियाशील मतलब निष्क्रिय, और इसको हम क्रियाशील आयु वर्ग भी कहते हैं। क्लियर हो गया। अब इसका अध्ययन हम क्यों करें, जिन देशों में क्यों आवश्यक है, क्योंकि जो ये कार्यशील जनसंख्या है, जो ये 15 से 59 का आयु वर्ग है, जो कमाने वाले लोग हैं, इसी पर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का विकास प्रभावित करता है। जिन देशों में, ठीक है, इसी को लेकर हम अपनी अलग अलग जनसंख्या विशेषताओं को लेकर जो हमारे नीति निर्धारक है वो नीतियां भी बनाते हैं। जैसे ये आयु वर्ग जहां अधिक होगा, जहां जन्म दर अधिक होगी, वहां ये आयु वर्ग अधिक होगा, ठीक है। अब ये आयु वर्ग अधिक होगा तो कमाने वाले लोग अधिक होंगे, नेचुरल है कि वो देश एकदम विकसित हो जाएगा। जो हमारे नीति निर्माण करने वाले हैं, नीतियों का निर्धारण करने वाले लोग हैं, उनको ये ध्यान देना होगा कि युवा वर्ग बढ़ता जा रहा है तो उसको रोजगार उपलब्ध करवाना है, तो वो रोजगार उन्मुखी नीतियां बनाएंगे, जन्म दर को नियंत्रित करने के कार्य करेंगे। और हाँ, जहां जीवन प्रत्याशा, एक और आ गया बेटा इसमें, मैं ये रेड कलर से अलग लिखी हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। जीवन प्रत्याशा, जहां मृत्यु दर कम होगी, लोगों के लंबे समय तक जीवन प्रत्याशा, प्रत्याशित आयु, जीवित रहने की प्रत्याशित आयु ज्यादा होगी। कहाँ ज्यादा होगी, जहां स्वास्थ्य सुविधाएं ज्यादा होंगी। तो जहां ये ज्यादा होगी तो वहां मृत्यु दर भी कम होगी। तो इस जनसंख्या का महत्व तो बहुत अधिक बढ़ जाता है, परंतु जब मृत्यु दर अधिक होगी, जीवन प्रत्याशा अधिक और वृद्ध जनसंख्या का प्रतिशत ज्यादा होगा, तो हमें नीति निर्धारण करते समय किस बात का ध्यान रखना होगा कि चिकित्सा सुविधाओं पर, स्वास्थ्य सुविधाओं पर, परिवार नियोजन कार्यक्रमों पर, जागरूकता कार्यक्रमों पर अधिक फोकस करना है, नियंत्रण करना है। ऐसी नीतियां बनानी है जो इन जनसंख्या की विशेषताओं को समाहित कर सके, जो कुल आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सके। क्लियर हो गया। तो ये था हमारा सेकेंड पार्ट, कौन सा, आयु संरचना। इससे पहले हमने रख कर तो इसको नोट डाउन कर लिया होगा। ये अंतर भी आता है, आश्रित और अर्जित जनसंख्या में अंतर बताओ, या उत्पादक अनुत्पादक वर्ग में, क्रियाशील अक्रियाशील वर्ग में, तो ये आयु वर्ग है, ठीक है। अब इनके ये अंतर आ गए, जहाँ ये अधिक होंगे वहां पर विकास कम होगा, वो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होगी। जहाँ ये वर्ग अधिक होगा वहाँ जन्म दर अधिक होगी, आगामी समय में वहाँ बहुत अधिक विकास होगा, नीति निर्धारण योजना रोजगार परक होगा। तो इस प्रकार इनमें हम अंतर भी क्लियर कर सकते हैं। क्लियर हुआ। तो अब हमने कौन कौन से पार्ट किए, पहला हमने किया लिंग संयोजन यानी पुरुष स्त्री अनुपात, और दूसरा किया हमने आयु संरचना, ठीक है। अब यहाँ पर आप कुछ डायग्राम देख रहे होंगे, देखिए इनको क्या कहते हैं, इनमें आप और भी कुछ देख रहे होंगे। देखो पुरुष स्त्री है ना, यहाँ कुल जनसंख्या का प्रतिशत, यानी ये लाइन कुल जनसंख्या को दिखा रही है, ये इधर पुरुष है, ये स्त्री है, यानी लिंग अनुपात को भी दिखा रही है। इधर आप देखो तो आयु भी दिख रही है ना, 0 से 4 वर्ष 5 आयु वर्ग है ना, तो इधर आयु भी दिख रही है। तो क्या हुआ, ये लिंग अनुपात को भी और आयु को भी दिखा रहा है। और क्या है ये, एक कैसी आकृति है, पिरामिड के रूप में है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, आयु लिंग पिरामिड।
तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है बेटा, आगे हम क्या करने वाले हैं, आयु लिंग पिरामिड। आवाज में कोई दिक्कत तो नहीं है, आ रही होगी, आयु लिंग पिरामिड, ठीक है। तो आयु लिंग पिरामिड क्या है, नाम से स्पष्ट है, जनसंख्या की आयु और लिंग के आधार पर जो विशेषताएं हैं उनको जिस ग्राफिक विधि से, जिस पिरामिड के माध्यम से दर्शाया जाता है उसको हम कहते हैं आयु लिंग पिरामिड। क्लियर हुआ, आयु लिंग पिरामिड। फिर बताती हूँ, नोट डाउन कर लो। जनसंख्या की आयु और लिंग संबंधी विशेषताओं को, यानी विभिन्न आयु वर्ग और पुरुष स्त्री अनुपात को जब हम एक पिरामिड के द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो उसको हम कहते हैं आयु लिंग पिरामिड। तो ये हमारे क्या है, आयु लिंग पिरामिड। क्या है ये, आयु लिंग पिरामिड। अब ये भी विभिन्न प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं को परिलक्षित करते हैं, है ना। कैसे, अब देखो, इसको हम कहते हैं विस्तारित होती जनसंख्या। कैसे, ये जो आधार है यानी 0 से 4, 5 से 9 और 10 से 14 साल तक का आयु वर्ग बहुत ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, सबसे ज्यादा कौन सा, 0 से 4 और 10 वर्ष तक का। तो ये क्या है, यानी बहुत अधिक है। अब वो किसी में देख लो, पुरुषों में भी ज्यादा है। ये देखो यहाँ पर 9 तक है, तो यहाँ पर 7 तक है, फिर 6 तक होगी अगले वर्ग में। तो ये आपकी पुरुष और स्त्री दोनों में जन्म के समय की संख्या को प्रदर्शित करता है, जो क्या शो कर रहा है कि जन्म दर ज्यादा है। अब धीरे धीरे हम देखें, जैसे आयु बढ़ती जा रही है तो पिरामिड का आधार तो चौड़ा है, लेकिन शीर्ष क्या हो रहा है, संकीर्ण होता चला जा रहा है ना। चौड़ा है और ऊपर से क्या है, संकीर्ण, पिरामिड की भांति नुकीला होता जा रहा है। जो ये क्या शो कर रहा है कि मृत्यु दर भी ज्यादा है, और दोनों में ही, स्त्रियों में भी और पुरुषों में भी। तो ये विस्तारित होती जनसंख्या, यानी थोड़ा लाउड बोलो, ओके ओके, थैंक यू। तो ये विस्तारित होती जनसंख्या को प्रदर्शित करता है। नाउ इट्स क्लियर, ओके। जिसमें जन्म दर ज्यादा और मृत्यु दर भी ज्यादा होती है। जन्म दर ज्यादा होगी तो आधार चौड़ा, मृत्यु दर ज्यादा होगी तो धीरे धीरे जनसंख्या कम होती है और इसका शीर्ष भी नुकीला होता चला जाता है। इस प्रकार की का पिरामिड विस्तारित होती जनसंख्या को प्रदर्शित करता है, और ये अधिकतर कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, जहां पर शिक्षा का प्राय अभाव होता है, संसाधनों के समुचित विकास के लिए अर्जित जनसंख्या का प्रतिशत कम होता है, क्योंकि मृत्यु दर भी ज्यादा है, जीवन प्रत्याशा भी कम होती है। तो मृत्यु दर ज्यादा होना, स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं पर ध्यान कम है, जन्म दर का अधिक होना कि जन्म पर कोई कंट्रोल, नियंत्रण नहीं है। इस प्रकार की जनसंख्या विकासशील देश, विशेषकर नाइजीरिया इत्यादि, है तो बहुत कम देशों में, लेकिन विकासशील देशों में अभी भी ऐसी जनसंख्या पाई जाती है। क्लियर, जो कल हमने किया था लगभग जनसंख्या संक्रमण की अवस्थाएं, तो ये विस्तारित होती जनसंख्या पहली संक्रमण अवस्था को ही दिखाता है ना। आप ध्यान से देखो, कल वाले चैप्टर को रिकॉल करो, सेम वही बात है। क्लियर। दूसरा आता है, ये घंटी नुमा शीर्ष का पिरामिड है, आयु लिंग पिरामिड है। ये क्या दिखा रहा है कि यहाँ पर घंटी नुमा मतलब ये क्या है, स्थिर जनसंख्या बहुत तेजी से नहीं बढ़ती, जिसमें हमारा देश भी फॉल करता है। तो इसमें क्या है, जैसे जन्म दर देखो 4%, 4 तक इतना प्रतिशत है, उसके बाद फिर धीरे धीरे ऊपर वाली जनसंख्या थोड़ी कम, क्योंकि मृत्यु दर या अन्य कार्यों के लिए दूसरे क्षेत्रों में चले जाते हैं, कुछ जनसंख्या घट जाती है। फिर जो है वही लोग प्रफुल्लित होते हैं, और ये अर्जित जनसंख्या जो कार्यशील जनसंख्या है उसकी प्रजनन क्षमता भी अधिक होती है, तो यहाँ पर जनसंख्या में वृद्धि होती है, और फिर धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ते, ऊपर आयु वर्ग की ओर बढ़ते हैं। तो मृत्यु दर भी कम है, लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं है, उस पर नियंत्रण है, अर्थात चिकित्सा सुविधाओं का भी प्रभाव है, स्वास्थ्य सेवाओं पर भी योजनाएं ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई गई है, शिक्षा पर, स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थाएं, अस्पताल, इन सभी पर ध्यान दिया गया है, जिसके कारण जनसंख्या में परिवर्तन आया है, और वो संरचना एक सोनाकार रूप का शीर्ष बन गया है, जिसको हम स्थिर जनसंख्या कहते हैं। ठीक है। एक तीसरी है
जो मैंने यहाँ नहीं बनाया, अभी आपको दिखाती हूँ, उसको कहते हैं ह्रासमान जनसंख्या। क्या कहते हैं उसको? ह्रासमान जनसंख्या। अब वो क्या होती है, चलो ये मैं आपको इसमें दिखा देती हूँ, ये आपको क्लियर हो जाएगा। ये देख रहे होगे ह्रासमान में क्या है कि जन्म दर, इज इट क्लियर? क्लियर होगा ना? ये जन्म दर देखो कम है, मृत्यु दर भी कम है ना, फिर भी स्टेबल है, बहुत ज्यादा नहीं है। तो कुल जनसंख्या भी देखो बीच में अधिक जनसंख्या कम है, लेकिन मृत्यु दर बहुत ज्यादा कम नहीं है, पर जन्म दर तो बहुत ही कम है, एक बच्चा या वो भी नहीं, जितने हैं वही ज्यादा है। जीवन प्रत्याशा बहुत ज्यादा +85 भी है। तो वो क्या शो करता है, ये इस प्रकार का शीर्ष जो बनता है, शुंडाकार शीर्ष वाला पिरामिड जो बनता है, ये सिद्ध करता है कि जनसंख्या बढ़ने के स्थान पर कम हो रही है। जितनी है वो लंबे समय तक रहती है, जीवन प्रत्याशा ज्यादा है, और जनसंख्या बहुत तेजी से नहीं बढ़ रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर जापान का है, जर्मनी है, फ्रांस है, जो स्वीडन है, फिनलैंड है, ये देश इसी प्रकार की जनसांख्यिकीय विशेषताओं को परिलक्षित करते हैं। इज इट क्लियर? तो ये था हमारा क्या, आयुर्लेख पिरामिड। तो हमने इसमें क्या किए, 3, विस्तारित होती जनसंख्या, दूसरा स्थिर जनसंख्या, और तीसरा ह्रासमान जनसंख्या का पिरामिड। विस्तारित होती जनसंख्या में आधार चौड़ा और शीर्ष बहुत पतला, उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, विकासशील अर्थव्यवस्था, पिछड़ेपन का सूचक, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। ठीक है। उसके बाद कुल जनसंख्या का प्रतिशत, स्थिर जनसंख्या में जन्म दर कंट्रोल, अर्जित जनसंख्या ज्यादा है, मृत्यु दर भी नियंत्रण है, जिससे शिक्षा, चिकित्सा सुविधाओं, स्वास्थ्य सुविधाओं का संपूर्ण प्रभाव, और जनसंख्या में स्थायित्व, रोजगारोन्मुखी यानी विकसित की ओर बढ़ती हुई जनसंख्या। और जो तीसरा है उसमें इसकी जगह हमारा क्या आएगा, ये जन्म दर यहाँ कम हो जाएगी, ये भाग बढ़ जाएगा, फिर ये थोड़ा कम होके और ये फिर चौड़ा रहेगा। तो यानी जनसंख्या ह्रासमान, ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि होती है, परंतु वो ऋणात्मक। तो जनसंख्या की आयु और लिंग संबंधी विशेषताओं को दर्शाने के लिए जिस पिरामिड का प्रयोग किया जाता है उसको हम कहते हैं आयु लिंग पिरामिड। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट पार्ट की ओर हम चलते हैं। आयु लिंग पिरामिड के बाद हमारा है ग्रामीण और नगरीय संयोजन। अब हम आवास के आधार पर करते हैं कि जनसंख्या कहाँ रहती है, गांव में भी रहती है और नगरों में भी रहती है। तो आवास के आधार पर, किसके आधार पर, आवास के आधार पर जनसंख्या का जो विभाजन है उसको ग्रामीण और नगरीय संगठन कहा जाता है। ठीक है। यह किसी भी देश के सेम वही सामाजिक, आर्थिक और सबसे ज्यादा आर्थिक विकास को प्रभावित करती है। कैसे? अब पहले ये देख लेते हैं ग्रामीण जनसंख्या कौन सी होती है। तो ग्रामीण जनसंख्या जहां पर जो कुल जनसंख्या है, बेसिकली जो कार्यशील जनसंख्या की हम बात कर रहे हैं, तो श्रमजीवी जनसंख्या का लगभग 75% भाग या इससे अधिक किसमें लगा है, कृषि जैसे लिखा है, ध्यान रखना, जैसे प्राथमिक व्यवसाय में, यानी कृषि मुख्य क्रिया है और अन्य प्राथमिक व्यवसायों में अधिक लगा हुआ है। दूसरा नगरीय जनसंख्या, वो जनसंख्या जहां 75% से अधिक श्रम बल द्वितीयक और किसमें, तृतीयक व्यवसायों में, यानी विभिन्न प्रकार की सेवाओं में लगा हुआ है। एक तो कार्य के आधार पर हो गया, दूसरा आता है कि जनसंख्या कितनी है। ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग जनसंख्या 5000 या इससे अधिक ग्रामीण बस्तियों की और जब 5000 से अधिक यानी जनसंख्या बहुत ज्यादा हो जाती है तो एक लोएस्ट फिगर है, केवल डिमार्केशन करने वाला। ठीक है, तो उसको नगरीय। और विशेषताएं हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें लोगों का रहन सहन का स्तर निम्न होता है, जबकि शहरी क्षेत्रों में उच्च होता है। अब ये नहीं है कि बिल्कुल ही निम्न होता है, कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में भी उच्च होता है, लेकिन वो अधिकतर मनोरंजन, भाग दौड़ की दुनिया, भौतिकवादी युग से थोड़ा सा हटके होते हैं। ठीक है, तो उसको हम ग्रामीण जनसंख्या कहते हैं। अब ये ग्रामीण नगरीय संयोजन, जिन भागों में नगरीय जनसंख्या अधिक है, अधिकतर किन भागों में नगरीय जनसंख्या, जो विकसित देश है, जैसे यूएसए,
जापान आदि और भी बहुत सारे हैं, ब्राजील, फिनलैंड, ये जो विकसित देश है, इन देशों में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है, क्योंकि इन भागों में क्या है, औद्योगिकरण है, जन्म दर तो कम है, मृत्यु दर भी कम है, और रोजगार परक अर्थव्यवस्था की होने के कारण औद्योगिकरण अधिक है, जिससे मुख्य कारण क्या होता है, प्रवास। तो नगरीय भागों में नगरीय जनसंख्या विकास होने का कारण है औद्योगिकरण, अन्य सुविधाएं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिकरण का प्राय अभाव, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था अधिक होती है। ठीक है, तो ये अलग अलग क्लियर हुआ जनसंख्या का ग्रामीण और नगरीय संयोजन। अब इसमें व्यापक भिन्नता पाई जाती है। बेसिकली ये हमारे एक्सरसाइज में भी दिया हुआ, और चैप्टर में ये सारे एक एक जो पार्ट आया संयोजन वाला, हर एक अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन भी बनता है और अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत जरूरी है ना। क्यों? जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होती है, वहां प्रवास कम होता है, वहां पुरुष जनसंख्या अधिक नगरों की ओर प्रवास करती है, जैसे कि हमने पहले किया, क्योंकि वो रोजगार के लिए, व्यवसाय के लिए, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए शहरी भागों की ओर चले जाते हैं। उद्योग जनसंख्या को आकर्षित करते हैं, तो मुख्य कारण प्रवास और अवसंरचनात्मक सुविधाएं, बिजली, पानी, रहने का है, आवासीय सुविधाएं, मनोरंजन संबंधी सुविधाएं, वो सारी ज्यादा होती है, जो जनसंख्या को अपनी ओर खींच लेती हैं। परंतु इसमें भी भिन्नता पाई जाती है। कैसे? एक ये आपका दिखाया हुआ है, ये देखो डायग्राम, बार डायग्राम है, मल्टीपल बार डायग्राम दिख रहा है आपको क्लियर? मेरे ख्याल से इज इट विजिबल? ओके, अब ये देखिए, ये ब्लैक कलर में जो दिखाया हुआ चेक में, ये किसको दिखा रहा है? लिंग को दिखा रहा है। ये स्त्रियों की संख्या, ये पुरुषों की। जैसे फिनलैंड है, कनाडा, न्यूजीलैंड है, ब्राजील है, इन देशों में, चारों में, किसमें? फिनलैंड, कनाडा, न्यूजीलैंड और ब्राजील में नगरीय जनसंख्या अधिक है, ग्रामीण जनसंख्या कम है। जबकि जिम्बाब्वे, नेपाल, भारत में नगरीय जनसंख्या बढ़ तो रही है, लेकिन कम है, और ग्रामीण जनसंख्या ज्यादा है। तो यह है देशों की अवसंरचना को निर्धारित करने में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। क्लियर? अगला हम चलते हैं साक्षरता की ओर। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है? साक्षरता। शिक्षा को सबसे अच्छा, विकास को जैसे कहा जाता है, वैसे ही शिक्षा को भी जनसंख्या नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय माना जाता है, कि जितनी शिक्षा होगी, जितनी शिक्षित जनसंख्या होगी, उतना ही महत्वपूर्ण संसाधन होगा। लेकिन शिक्षित कौन? किसे हम साक्षरता कहते हैं? भारत में 2001 की जनगणना, जो अभी हमारा रिसेंट सेंसस का रिकॉर्ड है, उसी के बेस पर, वो कौन है? 7 वर्ष। नोट करना, ये 1 मार्क की क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 वर्ष या इससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जो सामान्यतः किसी भी भाषा में पढ़ लिख सकता है, अपने विचार व्यक्त कर सकता है, सामान्यतः गणितीय गणनाएं कर सकता है, तो उसको हम साक्षर कहते हैं। साक्षरता दर जितनी अधिक होगी, उतना ही जनसंख्या संयोजन में भिन्नता आएगी, सहभागिता दर ऊंची होगी। एग्जाम्पल दे सकते हो आप? कोई आप एग्जाम्पल दें, हमारे देश से दे लो, कोई भी। अपने देश में भी बहुत सारे क्षेत्र हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल केरल का आता है। केरल में पुरुष सहभागिता दर ऊंची है, क्योंकि शिक्षा अनुपात ज्यादा है पुरुषों की तुलना में, कारण शिक्षा का प्रभाव ज्यादा है। जबकि पंजाब, हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है, परंतु फिर भी लिंग अनुपात, शिक्षा का स्तर कम, क्योंकि अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है, वहां पर शिक्षा पर अधिक बल दिया है। तो कुल जो विकास है, मानव विकास जिसको हम कहते हैं, वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो जनसंख्या में कितने शिक्षित व्यक्ति हैं, कि उसके लिए स्कूलों की संख्या कितनी है, अध्यापकों का रेशियो क्या है, किस स्तर तक शिक्षा प्राप्ति है, वो उनके व्यवसायों को, संसाधनों का उपयोग करने की क्षमताओं को और नीति निर्धारण को प्रभावित करता है। क्लियर? इसलिए साक्षरता की जानकारी होना आवश्यक है। So let's proceed towards the next topic and सब टॉपिक। और नेक्स्ट हमारा सब टॉपिक क्या है बताइए आप? व्यावसायिक संरचना। क्या है? व्यावसायिक संरचना। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ पर खड़ा होता है, संरचना तो हमें समझ आ गई कि किन किन चीजों से वो मिलकर बना है। व्यावसायिक संरचना या व्यावसायिक संगठन हमें क्या कहता है?
वो क्या कहता है कि व्यवसाय, अब क्वेश्चन हमारे पास आ गया कि व्यवसाय क्या है। जब हम कोई भी कार्य अपनी आजीविका कमाने के उद्देश्य से करते हैं तो उसको हम व्यवसाय कहते हैं। कुछ लोग पशु पालते हैं, है ना, कुछ मुर्गी पालन करते हैं, कुछ मत्स्य उद्योग में सक्रिय मत्स्य पालन करते हैं, कुछ खानों से खनिज निकालते हैं, तो कुछ लोग उद्योगों में कार्य करते हैं, कोई मालिक है, कोई मजदूर का काम करता है, कोई मशीनरी पे काम करता है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई अध्यापक है, तो अलग अलग व्यवसाय करते हैं। ठीक है, तो जनसंख्या का जो व्यवसायों के अनुसार विभाजन है उसको हम कहते हैं व्यवसायिक संरचना। क्लियर हुआ? व्यवसाय क्या है? आजीविका कमाने के लिए जो कार्य हम करते हैं जिससे हमें आय प्राप्त होती है उसको हम व्यवसाय कहते हैं। अलग अलग व्यवसायों के आधार पर जो विभाजन है उसको हम व्यवसायिक संरचना कहते हैं। अब वो व्यवसायिक संरचना में कौन कौन से व्यवसाय आ जाते हैं? जैसे प्राथमिक, जो सीधे प्रकृति प्रदत्त उपहारों का प्रयोग करते हैं, उस द्वितीयक, तीसरा तृतीयक और चौथा आता है चतुर्थक। ये व्यवसाय है। ठीक है, इनमें जो श्रमिक कार्य करते हैं उनको अलग अलग नामों से पुकारते हैं। जैसे प्राथमिक में जो प्रकृति द्वारा प्राप्त उत्पाद होते हैं, जैसे धरातल है, जल है, या आपकी उपजाऊ मिट्टी है, वनस्पति है, उनसे सीधे जब हम उनका प्रयोग करते हैं, जो आर्थिक क्रिया करते हैं उसको हम प्राथमिक कहते हैं। जैसे कृषि, खनन, आखेट, संग्रहण आदि। और इनमें जो श्रमिक है वो कहाँ काम करते हैं बताओ? वो घरों से बाहर काम करते हैं ना, तो उनका जीवन काफी कठिन होता है, इसलिए उनको हम रेड कॉलर जॉब या इनमें काम करने वाले श्रमिकों को रेड कॉलर जॉब कहते हैं, या रेड कॉलर लेबर के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, द्वितीयक में सभी प्रकार के निर्माण यहाँ से जो प्राप्त हुआ उसको परिष्कृत करते हैं, परिमार्जित करते हैं और परिष्कृत करते हैं रिफाइंड करके अधिक मूल्यवान वस्तुओं में। तो उसमें क्या आ गया? सभी प्रकार के उद्योग। और इनमें काम करने वाले श्रमिकों को हम नीला या ब्लू कॉलर जॉब, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप इसको नोट कर लेना, ब्लू कॉलर जॉब के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, अब तृतीयक में क्या है? इनका उत्पाद कोई डायरेक्ट नहीं होता, बल्कि ये इन दोनों को, प्राथमिक को भी और द्वितीयक को भी सेवाएं देते हैं। तो इन दोनों को हम क्या कहते हैं? सेवा अक्षेत्र। क्या कहते हैं? सेवा अक्षेत्र कहते हैं। तो इनको जो ये है, इनमें कोई विशेष कार्य नहीं होता, बैठकर ही कार्य करते हैं, तो इसको हम व्हाइट कॉलर जॉब भी कहते हैं। और चतुर्थक में थोड़ा और रिफाइंड हो जाता है, तो इन श्रमिकों को हम पिंक कॉलर श्रमिक या पिंक कॉलर जॉब भी कहते हैं। क्लियर हुआ? अब इस व्यवसायिक संरचना का क्या महत्व है? जो विकासशील अर्थव्यवस्थाएं, उनके अधिकांश लोग इनमें लगे हुए हैं। विकसित क्षेत्रों में द्वितीयक और धीरे धीरे तृतीयक और चतुर्थक सेवाएं, और पंचम जिनको हम स्वर्ण कॉलर, गोल्डन कॉलर जॉब भी कहते हैं, जिसमें नीति निर्धारण, अनुसंधान, वो सारी उच्च श्रेणी की सेवाएं जो इनसे भी ऊपर होती हैं उसको कहते हैं। ठीक है, तो जनसंख्या का व्यवसायों के आधार पर विभाजन व्यवसायिक संरचना कहलाता है। ये किसी भी देश की कार्यशील जनसंख्या को भी प्रभावित करता है और उसी से प्रभावित होता है। अगर कार्यशील जनसंख्या में साक्षरता का स्तर ऊंचा है, सहभागिता दर, पुरुष स्त्री सहभागिता दर ऊंची है, स्वास्थ्य का संकेतक ऊंचा है, तो उन क्षेत्रों में क्या होगा? तृतीयक और चतुर्थक सेवाएं अधिक विकसित होंगी, विनिर्माण उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। तो अर्थव्यवस्था विकसित होगी। जब हम नीति निर्धारण करते हैं तो उस समय हमें नीतियां निर्धारित करते समय ये ध्यान रखना होगा कि किस सेक्टर को प्राथमिकता देनी है, द्वितीयक को, तृतीयक को। तो हमें किस प्रकार की अवसंरचनात्मक ढांचा उपलब्ध कराना है ताकि कार्यशील जनसंख्या को सही रोजगार भी मिले, संसाधनों का सही उपयोग भी हो और कुल अर्थव्यवस्था भी हमारी विकसित हो सके। क्लियर? तो ये था हमारा जनसंख्या संयोजन। समझ आया?
पॉपुलेशन कंपोजिशन, जिसमें हमने एक बार फिर रिकैप कर लेते हैं, जिसमें हमने क्या क्या किया था। सबसे पहले जनसंख्या संगठन क्या है, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने, लिंग अनुपात किया, पुरुष और स्त्री अनुपात। उसके बाद हमने लिंग संयोजन के बाद क्या किया, आयु संरचना। आयु संरचना के बाद क्या किया हमने, आयु लिंग पिरामिड, जो हम ये इसमें 3 प्रकार थे ना, विस्तारित, स्थिर और ह्रासमान जनसंख्या का पिरामिड, जिसका आधार चौड़ा, शीर्ष पतला, विस्तारित होता हुआ पिरामिड, जिसका आधार और शीर्ष लगभग बराबर, मध्य भाग विस्तृत, तो वो आपका घंटी के आकार का पिरामिड। स्थिर जनसंख्या, जिसका आधार छोटा, शीर्ष भी उतना ही और मध्य भाग काफी चौड़ा, और वो उतार चढ़ाव वाला होता है, जीवन प्रत्याशा ऊंची होती है, उसको हम ह्रासमान जनसंख्या कहते हैं। क्लियर हुआ। उसके बाद लिंग, आयु लिंग पिरामिड के बाद हमने क्या किया था, ग्रामीण और नगरीय संयोजन। फिर हमने किया ग्रामीण नगरीय जनसंख्या में क्या भिन्नता थी, वो किया। फिर आगे बताइए, आप चैप्टर पढ़ा है आपने, रिकैप कर रहे हैं हम साथ साथ, शाबाश। आयु लिंग संरचना के बाद आयु लिंग पिरामिड, देन आपका ग्रामीण नगरीय संयोजन किया, फिर साक्षरता किया, उसके बाद व्यवसायिक संरचना किया। व्यवसाय के आधार पर कितने भागों में बांटा, 4 में, ठीक है। तो नाउ इट्स टाइम टू चेक योर लर्निंग कि आपने क्या सीखा, राइट। अब आप इसको अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे मेन पॉइंट की क्या क्या है, तो इससे आपको ये सारा क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। तो नाउ इट्स टाइम टू check that what you have learned. Have you learned or you forgot all about this? क्या आप सारा भूल गए हैं, है ना। तो चलिए, क्वेश्चंस हैं, आप अपने नोटपैड लेके बैठे होगे ना, तो किताब भी होगी, लेकिन नोटपैड निकाल लीजिए। मैं आपको क्वेश्चन बोलती हूँ, आप फटाफट आंसर दीजिएगा, राइट। किस देश में, रेडी, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओनली 5 to 8 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, किस देश में लिंग अनुपात सर्वाधिक है, लैटविया, यूएसए या भारत। आंसर दे दिया होगा, चलो बाद में मिलाएंगे। व्हाइट कॉलर जॉब, श्रमिक किन व्यवसायों में लगे होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक। आंसर दें। इसके बाद है, अर्जित जनसंख्या में कौन सा आयु वर्ग आता है, 0 से 14, 15 से 59 या 60 वर्ष से अधिक। सबसे कम लिंग अनुपात किस देश में है, यूएई, यूएसए, यूके या इनमें से कोई नहीं। मार्क करते रहना। 5 क्वेश्चन हो गए हैं आपके, एक और क्वेश्चन, 4 हो गए। 5th क्वेश्चन है, नगरीय क्षेत्रों में अधिकतर 75% से अधिक श्रम बल किन व्यवसायों में लगा होता है, प्राथमिक में, द्वितीयक में, तृतीयक में या द्वितीयक और तृतीयक दोनों में, राइट। 5 क्वेश्चन हो गए हैं, आंसर लिख लिए होंगे। चलो अब मैच करते हैं, देखते हैं आपने कितना सीखा। आप खुद अपने आप को जज करो, बिकॉज वी आर द बेस्ट जज ऑफ अवर सेल्फ। हम अपने आप के ही सबसे अच्छे जज होते हैं, तो अपने आप को टेस्ट करो, जज करो। पहला है, किस देश में लिंग अनुपात सर्वाधिक है, लैटविया। व्हाइट कॉलर जॉब, प्राथमिक, व्हाइट कॉलर जॉब तृतीय, सी। अर्जित जनसंख्या में कौन सा आयु वर्ग है, 15 से 59 वर्ष। सबसे कम लिंग अनुपात किस देश में है, यूएई में। नगरीय क्षेत्रों में अधिकतर श्रम बल किन कार्यों में लगा होता है, उद्योगों में और तृतीयक व्यवसायों में, सेवाओं में अधिकतर लगा होता है। गुड। और कितने मार्क्स आए आप देखिए, 4 में से कितने नंबर आए, ठीक है। अब मैं आपको पिरामिड दिखा रही हूँ, आप देख रहे होंगे, यहाँ पे दिखा रही हूँ, दिख रहा है, इज इट विजिबल। चलो इससे नहीं, हम अपनी बुक की हेल्प लेते हैं, जो आपके पास अपनी बुक होगी, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखो, हमने आयु लिंग पिरामिड किया था ना, ये आयु लिंग पिरामिड है, दिख रहा है, जिसका आधार चौड़ा है और शीर्ष पतला है। विस्तारित होती जनसंख्या का पिरामिड, ये किस देश का है, उस देश का नाम बताना है। ये पिरामिड जो घंटी के आकार का है, जिसमें जनसंख्या, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कम है, स्थिर जनसंख्या, किस देश का है, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए या भारत। और ये है तीसरा हमारा शुंडाकार, जिसमें आधार और शीर्ष दोनों बराबर, बीच का भाग अप एंड डाउन लेकिन चौड़ा, जीवन प्रत्याशा ज्यादा। किसका है ये, नाम बताएं। इज इट क्लियर, ओके। तीनों हो गए,
Only single minute you have. Okay. Now we are checking the answer. फर्स्ट पिरामिड जो विस्तारित होती जनसंख्या थी उसका आंसर क्या है? नाइजीरिया. यस. दूसरा, सिर्फ जनसंख्या में कौन सा देश आता है? भारत और ऑस्ट्रेलिया. और हरासमान जनसंख्या में जापान. तो ये आंसर थे आपके. होप कि आपने सही किया होगा. अब आप अपने आप को चेक करो कि आपके 5 क्वेश्चन थे और ये ग्राफ पर आधारित क्वेश्चन थे पिरामिड पर. 8 में से आपने कितने नंबर लिए? ठीक है. यू कैन जज योरसेल्फ. ओके. यही था आज का चैप्टर जनसंख्या संगठन. ठीक है. आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर एंड नाउ इट्स योर वर्क ऑल्सो, होमवर्क ऑल्सो. यू विल डू द लिटिल होमवर्क. ये थोड़ा सा ही होमवर्क करना है. इस क्विज को आप लिखेंगे भी और अपने नोट्स प्रिपेयर करेंगे. ठीक है. तब तक के लिए बाय. हैव अ नाइस डे. कल फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह. थैंक यू. Thank you very much.